So all of you can see my, can you all see my screen? मैम सॉरी टू से आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आई थिंक वॉल्यूम का कोई इशू आ रहा है। I don't know what is the issue. Let me like hold my mic maybe closer. Is it fine now? सिर्फ पार्टिसिपेंट्स कैन यू ऑल टेल मी, आप सबको मेरी वॉइस का इशू लग रहा है? हेलो। मैम इट्स फाइन नाउ, यू कैन स्टार्ट। Okay, so let's start with the corporate laws in Pakistan. Basically, let me introduce myself first. I have worked as a corporate lawyer for 2.5 years. Just after my degree, I got the opportunity to work in a corporate environment. This is always so difficult to decide whether you want to go to the corporate side or the litigation, because obviously litigation is fun, and it's like obviously you are a lawyer, so you so want to go to the courts, but corporate offers you a safe environment, or कोर्ट्स में आपकी थोड़ी ख्वारी वाला सीन ज्यादा होता है, कॉर्पोरेट में यू गेट दिस गुड एनवायरनमेंट विद गुड पे स्केल obviously. So but it all depends because you can always go to the courts. So corporate का exposure थोड़ा सा लेने के बाद भी you can come back as I did. I have done my corporate practice for 2.5 years, and then I start my litigation. It's been 6 months now. So they both are, equally challenging in their own frame. So yes, let's start with the corporate laws in Pakistan. All those who are, who think how corporate law work in Pakistan, because it's a huge sector. So let's start with understanding the topic first. Basically, people usually get confused. जैसे कि हम लॉ स्कूल में अपना कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट लॉ के नाम पे वी ओनली स्टडी द कंपनीज एक्ट ऑफ 2017. इसी तरीके से अगर आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग बीबीए कर रहे होंगे या एमबीए कर रहे होंगे, तो आपने सुना होगा कि वो लोग अक्सर बिजनेस लॉ का नाम लेते हैं कि यार हमारे सब्जेक्ट में बिजनेस लॉ है, हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं. तो what are these all terms, like what is corporate law, what is business law, companies law, मतलब ये सब चीजें क्या हैं? Are they all same? और इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं? So I'll explain it to you guys. Basically, when we talk about the corporate law, corporate is like it's a huge circle. ठीक है, उसमें आपके पाकिस्तान में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज और फर्म्स और सोसाइटीज, वो जितनी भी काम कर रही हैं वो सारी कॉर्पोरेट में आ जाती हैं. लाइक वॉट एवर they are doing and earning money. सही है, whether they get their self registered or not. बट अब काफी स्ट्रिक्टनेस हो गई है. बट यूजुअली पहले जो है, बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसेस, दे आर नॉट रजिस्टर्ड. बट नाउ ऑब्वियसली यू आर ऑल अवेयर विद द थिंग कि अब एफबीआर की, एससीसीपी की और उन सब चीज़ों की काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, और टैक्सेशन वगैरह की, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड. तो इस तरीके से तो ये सारा कॉर्पोरेट में आ जाता है. कॉर्पोरेट सिर्फ कंपनीज लॉ नहीं है, ठीक है. companies law is a different thing which only deals with the companies. अच्छा, जब हम बिजनेस लॉ की बात करते हैं तो बिजनेस लॉ में बेसिकली थोड़ा सा आपकी ज्यादा थ्योरी होती है. लाइक वो आपको बिजनेस का स्ट्रक्चर समझाते हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस खड़ा होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी होती है. सी व्हेन वी जब एक लॉयर एक कॉर्पोरेट साइड में जाता है तो उसको थोड़ा सा इश्यू इसलिए होता है बिकॉज हमें लॉ स्कूल में सिर्फ लॉज पढ़ाए जाते हैं. सही है, हमें इतना आइडिया नहीं होता है. व्हेन इफ यू आर डिसाइडिंग टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर, तो आपकी
थ्योरी वाली साइड भी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। लाइक आपने अपने लॉ स्कूल में जो थ्योरी पढ़ी है विद रिगार्ड्स टू द कॉर्पोरेट लॉ, उसकी उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एक कंपनी कैसे खड़ी होती है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट लॉयर ही करता है। पर हमें इतना आइडिया नहीं होता है अनटिल अनलेस जब तक हम उस चीज को जाके एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो बिजनेस लॉ में बेसिकली आपकी थ्योरीज होती हैं कि एक कंपनी का कॉन्सेप्ट ये होता है, फिर कॉर्पोरेट एक वेल होती है, कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, मतलब वो पूरा एक जो है ना उसका बिजनेस का स्ट्रक्चर पड़ता है। इट इज अ बिट सिमिलर, बट अब कॉर्पोरेट लॉ कवर क्या है? अच्छा ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज कॉर्पोरेट लॉ कवर? कॉर्पोरेट लॉ में आपका सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं आता है, बल्कि जितनी भी नेचर ऑफ कंपनीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास फार्मास्यूटिकल का पूरा सेक्टर है, आपके पास टेक्सटाइल का पूरा सेक्टर है, आपके पास ये फूड मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सेक्टर है। दे आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, राइट? दे ऑल comes in the corporate sector. Let's say when I started working in a pharmaceutical company, so people were like, "तुम तो lawyer हो, what are you doing in a pharmaceutical company?" So it's very, shocking for them. So people even doesn't know this thing कि एक lawyer का काम companies में बिल्कुल होता है, जो क्योंकि हर company का एक legal जो पूरा structure होता है वो संभालना होता है। एक company की पूरी annual filings जाती हैं। तो आपका कॉर्पोरेट लॉ में जो है, एक तो आपका मदर मदर एक्ट है जो कि आपका कंपनीज एक्ट है 2017 का। उसके साथ साथ डिपेंड करता है कि कंपनी किस नेचर पे काम कर रही है। इफ इट्स अ टेक्सटाइल कंपनी तो उसके टेक्सटाइल के डेवलपमेंट की लॉज और रेगुलेशंस उस पर एप्लीकेबल होंगे और उसकी अपनी एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इंश्योरेंस कंपनीज, तो इंश्योरेंस का अपना एक ऑर्डिनेंस भी है, बट इंश्योरेंस वाले एससी बिकॉज एससीसीपी के अंडर वो कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करेंगे, राइट? सो इट डिपेंड्स। कंपनीज एक्ट जो है वो सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है। विच एवर कंपनी एग्जिस्ट इन पाकिस्तान एंड इट रजिस्टर्ड विद एससीसीपी, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल। इन साइमल्टेनियसली दो पैरेलल चीजें चल रही होती हैं, एक वो एससीसीपी की कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, और दूसरा वो जिस इंडस्ट्री में फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वो इंश्योरेंस में है तो उनके ऊपर इंश्योरेंस का लॉ एप्लीकेबल होगा, वो उसको फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वो फार्मा इंडस्ट्री है तो वो ड्रग से रेलिवेंट लॉज फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वो फूड मैन्युफैक्चरिंग से हैं तो वो फूड रेलिवेंट लॉज फॉलो करेंगे। लाइक इस तरीके से ये दो चीजें पैरेलल चलती हैं आपकी, ठीक है? सो दिस इज ऑल जो है। अच्छा, डज ऑल कंपनीज लॉ आर रेगुलेटेड अंडर सेम लॉ? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग कि हाँ, एक कंपनीज एक्ट जो है वो सारे कॉर्पोरेट को डील करता है, बट इंडस्ट्री वाइज उनके लॉज वेरी करते हैं। इट डिपेंड्स कि वो कौन सी इंडस्ट्री रन कर रहा है बिजनेस, तो उस इंडस्ट्री से रेलिवेंट लॉज उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कंपनीज लॉज इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली जैसे कि बाकी बाकी तरह जैसे हमने सारे लॉज, जब व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, तो हमने बहुत सारे लॉज, ऑब्वियसली यू गाइस आर और अवेयर विद दिस फैक्ट कि हमने बहुत सारे लॉज जो हैं वो एज इट इज यूज किए थे एट दैट टाइम, और फिर बाद में हमने उसमें चेंजेस की थी। कुछ लॉज तो माशाल्लाह से अभी तक हम वही चला रहे हैं। सो बट कंपनीज लॉ जो है वो हमने उस वक्त वही लिया था। इसमें हम आपको ब्रीफ, दिस स्लाइड इज जस्ट फॉर द ओवरव्यू कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अ बिट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कंपनी लॉ। उसके अलावा कंपनीज एक्ट के कुछ की फीचर्स मैं आपको बताऊंगी, और इन डिटेल में हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में। ओके, why are we having this session? Why the importance of understanding companies law? Because when I was in law school and I wanted to be a corporate lawyer, I did not get a chance कि मुझे कोई समझाए, मुझे कोई बताए, like how, because obviously see,
कोर्ट कोर्ट जाना इज लाइक एवरीवन नोज कि वहां पे जाके जो है ना हमें कोई ना कोई मिल जाएगा, वी विल गेट सम सीनियर। और कोर्ट प्रैक्टिस इज लाइक वो तो हमारा एक नॉर्मल रूटीन का पार्ट है ना, कि वी कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट और वी कैन लर्न। बट कॉर्पोरेट में जाके हमें ना, हम वहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि हमें कोई सीनियर मिलेगा वो हमें सिखाएगा, बिकॉज दैट इज योर जॉब। आप प्रॉपर उसमें हायरिंग होती है आपकी, सही है, आपने रोज जाना है, 9 to 5 वाला सीन होता है, लाइक इस तरीके से होता है। और फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ होते हैं आप, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपने अपनी एक रेपुटेशन रखनी होती है, आपने वहाँ पे जाके ये प्रिटेंड नहीं करना है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता है। सो इट्स अ बिट टफ अगर आपको कुछ भी बिल्कुल आइडिया ना हो बट यू वांट टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर, आपने सब कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है, तो यू शुड नो अ बिट फाउंडेशन कि अच्छा दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। So this is why this session is important for all of those who wanted to take an experience of corporate law, uh, maybe in the starting of your career, or maybe like you can always join it whenever you want to. So okay, basically relevance legal careers का, जैसे जैसे कि as I told you when I joined a pharmaceutical company and I got this offer, तो अच्छा हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट लीगल नेचर का काम होता है, कुछ चीजें बिल्कुल सेम होती हैं ऑब्वियसली। फिर वो कंपनी के नेचर पर डिपेंड करता है कि वेदर इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वेदर इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और फिर हमारे पास और डिफरेंट टाइप की कंपनीज आएंगी, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसकी नेचर ऑफ इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके मनी लॉन्ड्रिंग से रेलिवेंट रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होंगी, बिकॉज वो इंश्योरेंस कंपनी है और उसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो उस पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत रेगुलेशंस होंगे। फॉर एग्जांपल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उस पर इतनी रेगुलेशंस नहीं होती, बिकॉज वो एक प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर होता है, उस पर ड्रग से रेलिवेंट जो आपकी मेडिसिन बन रही होती हैं वो वाली रेगुलेशन ज्यादा होती हैं, बट ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग की। तो ये आपका वेरी करता है नेचर ऑफ आपके इंडस्ट्री पे। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ऑब्वियसली यू नो, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाई बना रही है तो हर कंपनी दवाइयों के नाम अपने रखती है, तो वो सारी दवाइयों के नाम यू गाइज मे बी आर अवेयर ऑफ दैट, ऑब्वियसली ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स। तो उनको ट्रेडमार्क का बहुत ज्यादा काम होता है कि उनको हर अपना मेडिसिन का नाम रजिस्टर कराना होता है। सो द वर्क वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी इंडस्ट्री में जाके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लाइक वी हैव ऑटोमोबाइल कंपनीज, सुजुकी है, डिफरेंट हमारे पास पाकिस्तान में डिफरेंट ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, हमारे पास डिफरेंट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जैसे हिलाल है, और आई डोंट नो बहुत सारी हमारे पास फूड कंपनीज हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से सेक्टर में जा रहे हैं, सही है, वहां से आपका नेचर ऑफ वर्क वेरी करेगा। थोड़ा बहुत आपको अगर आइडिया होगा कि हाउ कंपनी लॉ वर्क, हाउ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट वर्क्स, तो ऑब्वियसली इट विल बी इजी फॉर यू टू अडेप्ट इट। ओके, so the historical background is we have as I was telling this thing कि हमने as it is Companies Act 1913 का जो ब्रिटिश इंडिया में पास हुआ था, हमने वो as it is इंडिपेंडेंट के टाइम पे अडॉप्ट कर लिया था, सही है। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट लेजिस्लेशन हुई थी वो हमारी 1984 में हुई थी, विच इज कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। उसके बाद हमारे पास कुछ चेंजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, विच इज कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस 2016। बट उसमें इतनी कोई खास एज सच कुछ चेंजेस नहीं थी, मतलब इट वाज बेसिकली इट वाज काइंड ऑफ सिमिलर विद द 1984 ऑर्डिनेंस, तो वो फिर रिपील हो गया था और 1984 का ऑर्डिनेंस ही चलता रहा अंटिल 2017 when we have a comprehensive act, companies act 2017. I'm sure you guys are already aware of the difference between ordinance and act. If not, please google it because this is not my topic right now. So we have this Companies Act, basically, which is passed by the houses, the upper house and the lower house. So it becomes an act. सही है, लाइक प्रॉपर लेजिस्लेशन के प्रोसेस से होकर गुजर के बना है, तो इट्स एन एक्ट। सो कंपनीज एक्ट 2017 हमारे पास आया है, जिसमें हमारे पास बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का कंपनीज और कॉर्पोरेट से रेलिवेंट पूरा काम उन्होंने समझाया है। हाउ कंपनीज विल एक्ट, वी विल study in detail this Companies Act of 2017 because it's a mother act, सही है। So in this session हम कंपनीज एक्ट को ही मेजरली कवर करेंगे, बिकॉज सारी कंपनीज का कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना इज मैंडेटरी, सही है। ऑब्वियसली फिर आप वो जिस इंडस्ट्री में जाते हैं एज आई टोल्ड, फिर वो वेरी करता है
कंपनी टू कंपनी। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको वो डिफरेंट कंपनीज के जो रेलिवेंट, जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं वो उससे रेलिवेंट लॉज आप पढ़ सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। हमारे पास कुछ की अमेंडमेंट्स और रिफॉर्म्स आए। uh, it's about the historical background of how companies law prevail in Pakistan। कुछ हमारे पास एक तो 1984 को ऑर्डिनेंस हमारे पास आया था, जिसमें हमने कुछ मॉडर्नाइजेशन और रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी कि इस तरीके से काम, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर लाइक मोर इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हम लोगों ने इजी, ताकि बाहर से इन्वेस्टर्स आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, तो थोड़ी चीज़ों को मॉडर्नाइज किया था। 2002 और 2009 में हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रेलिवेंट कुछ लॉज आए थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली जो है वो अगेन एक टाइप की रेगुलेशंस होती है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में फॉलो करनी होती है। इट्स नॉट फॉर प्राइवेट सेक्टर। ये एक ये एक तरीके की रेगुलेशंस है, इट्स नॉट अ लॉ। इट्स अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में फॉलो करना होता है। कुछ हमारे पास प्रोविजंस अभी, इसको कुछ टाइम ही हुआ है, फॉरेन कंपनीज के अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं। आई गेस 4-5 साल हुए होंगे। बिकॉज यू सी द वर्ल्ड हैज बिकमिंग ग्लोबल विलेज। सही है। सो बिजनेस का स्ट्रक्चर भी उस तरीके से ही इवॉल्व होता जा रहा है। सो वी नीड दिस दिस फील के हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं एसएससीपी के पास कि पाकिस्तान, ऑब्वियसली वी नो के बिजनेसेस आपके बहुत सारे मुल्कों में भी हो सकते हैं। सही है। जैसे भी हर मल्टीनेशनल कंपनीज का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी बेसिकली क्या होती हैं कि वो बहुत सारे मुल्कों में एक साथ काम कर रही होती हैं। दे हैव देयर हेड ऑफिस एट वन प्लेस एंड देन दे हैव देयर रीजनल ऑफिसेस इन डिफरेंट कंट्रीज। तो उसको एंटरटेन करने के लिए हमारे पास फॉरेन कंपनीज इंट्रोड्यूस करवाई एसएससीपी ने, जिसमें हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड, इसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, बट वो फिर भी पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड देयर सेल्फ। भले उनका हेड ऑफिस या उनका इन पर्सन पाकिस्तान में ऑफिस नहीं है, बट इफ दे आर डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक फॉरेन कंपनीज का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास ऑब्वियसली जब भी लॉज आपके अमेंडमेंट्स आती हैं या रिफॉर्म्स आते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपकी इकोनॉमी और पॉलिटिकल चेंजेस का बहुत बड़ा रोल होता है। different because different political parties have different mindset। सही है। तो वो अपने हिसाब से चीजों को और लॉस को फिर उस हिसाब से अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। द गुड थिंग इज के कंपनीज लॉ में अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके से नहीं किया है, टू गिव देम, टू गिव फेवर टू देयर सेल्फ। इट्स आई गेस इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर के कंपनीज एक्ट में हमेशा जो भी ज्यादातर अमेंडमेंट्स आई हैं वो ज्यादातर बेनिफिशियली हुई हैं, कि वो हमेशा जो बिजनेसेस हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए आती हैं। उसके अलावा हमारे पास शिफ्ट फ्रॉम सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट पॉलिसीज। ऑब्वियसली जैसे जैसे बिजनेसेस और द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड कैपिटलिज्म। राइट। सो हमारी पॉलिसीज भी फिर उस तरीके से ही चेंज होती जा रही हैं। उसके अलावा एससीसीपी, जब भी हमारे पास कंपनीज एक्ट बना है, तो बहुत सारी जो हमारे पास इंटरनेशनल, हमारे पास जो हम लोग पाकिस्तान ने एग्रीमेंट्स किए हुए होते हैं, या पाकिस्तान ने डिफरेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स ज्वाइन किए हुए होते हैं। सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दोज प्रैक्टिसेस इन आवर लॉज। सही है। सो हमारे पास बहुत सारे जो जो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर है अभी कंपनीज लॉ का जो हम फॉलो करते हैं, दे आर वेरी मच सिमिलर विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके, बट इट इज वेरी मच सिमिलर विद द यूएस मोर देन यूके। बिकॉज अभी recently when I was registering a company, so I was in contact with a person who lives in US. So he told me कि it's almost the same process we go through here। उनकी वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में कंपनी थी और उनको पाकिस्तान में अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी थी। सो आई वाज इन कांटेक्ट विद हिम। सो देन आई गॉट टू नो कि ओके, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वही फॉलो कर रहे हैं। और कंपनीज लॉ में बेसिकली आपकी जैसे सीपी की सारी चीज़ें हैं, वो पहले पहले अभी लाइक कुछ मंथ्स तक उसमें वो आपका
इन पर्सन जाके आपको करनी पड़ती थी, बट अब उन्होंने सारा सिस्टम अपना ऑनलाइन कर दिया है। सो इट्स अगेन अ वेरी गुड रिफॉर्म अगेन। ओके, इसका ये मैं आपको ऑलरेडी सारा बता चुकी हूँ कि कैसे कंपनीज एक्ट जो है उसके बाद स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, उसमें एनहांस ट्रांसपेरेंसी है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स हैं। पहले दे यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फॉर्म्स, पता नहीं कौन कौन से फॉर्म्स होते थे, आपको याद ही नहीं रहते थे, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब उन्होंने वो बहुत सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न फ्रेमवर्क है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग। और इनकरेज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी अभी मैंने आपको बताया कि सॉरी, एससीसीपी ने अपना सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन कर दिया। यू कैन रजिस्टर योर कंपनी बाय सिटिंग एट योर होम। सही है। ओके, लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट बेसिकली इसका स्कोप ये है कि एक कंपनी की फॉर्मेशन से लेके कंपनी वाइंड अप करने तक, अगर कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी की फॉर्मेशन से लेके कंपनी के वाइंड अप, उसके बीच में जितना भी प्रोसेस है, कंपनी का क्या स्ट्रक्चर होगा, कंपनी में कौन कौन लोग होंगे, वो लोग कैसे अपॉइंट होंगे, वो कैसे रेगुलेट होंगे, कंपनी में शेयर्स होंगे तो वो कैसे रेगुलेट होंगे, कोई शेयर होल्डर जा रहा है, कोई आ रहा है, मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग, द कंपनीज एक्ट कवर्स ऑल ऑफ इट, ठीक है। उसके अलावा इफ इट कम्स टू द डिस्प्यूट्स, अगर कोई मसला आ जाता है, कोई आपकी कुछ कंपनीज का जो है वो विद द एससीसीपी कुछ इशू हो जाता है, एंड यू एंड द कंपनी हैज सम ग्रीवेंस, तो यू हैव द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू मेडिएशन, आर्बिट्रेशन। तो ये एक बहुत अच्छे कुछ क्लॉजेज हैं जो कंपनीज एक्ट में मिलते हैं हमें। Okay, let's start with, obviously I will not be teaching the whole Companies Act to all of you because you guys are, I don't know if you guys have already studied it, or maybe you will study this. तो कंपनीज एक्ट अगर आप अपने लॉ स्कूल में होते हैं तो वहाँ पे वो आप पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, सही है। तो यू कैन स्टडी देयर। मैं आपको सिर्फ उसका ओवरव्यू दूंगी, और बेसिकली मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगी जो कि आप लॉ स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, सही है। सो लेट्स गेट डन विद द ओवरव्यू ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जो है वो आपका 13 पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है। I have just list down all the 13 parts for you to review. You can all see it. Part 1 is preliminary है, part 2 आपका jurisdiction of court है। Sorry guys, okay. So jurisdiction of court है, और सी जो आपकी उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। कंपनीज एक्ट में आपके बेसिकली जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दिस इज एससीसीपी, दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। ये आपकी रेगुलेटरी बॉडी है जिसके थ्रू आप सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, लाइसेंसिंग मिलती है। दिस इज द बॉडी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। सो बेसिकली इसकी पावर्स और फंक्शंस काफी ज्यादा हैं दी गई कंपनीज एक्ट में। इट इज ऑल्सो इट ऑल्सो हैज दिस अपीलेट ब्रांच एज वेल, लाइक इफ की कंपनीज की कोई ग्रीवेंस होती है या आपका कुछ इशू आ जाता है विद द SECP, तो आप SECP के जो कमीशन है, ऑब्वियसली यू राइट टू देम, उनको आप लिखते हैं, और फिर अगर आपका वो इशू तब भी रिजॉल्व नहीं होता है तो आपके पास SECP की ही अपीलेट ब्रांच होती है। अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है एंड यू आर स्टिल अग्रीव्ड विद द कमीशन, तो आप फिर अपीलेट ब्रांच में जाते हैं उसकी, ठीक है। अपीलेट ब्रांच में जाते हैं, वहां पे जाके आप उनसे अपना इशू एड्रेस करते हैं, और अगर वहां पे भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं देन यू डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स में आपके ये मैटर नहीं जाते हैं, सही है। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट में थोड़ा सा ये था, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, पार्ट 4 इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। एक कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, आप उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ऐसे कंपनीज एक्ट में सब चीजें बताई गई हैं। लाइक इफ यू स्टडी द दिस एक्ट, आपको सब चीज आराम से समझ में आ जाएगी। द प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, इशू, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज।
प्रोस्पेक्टस बेसिकली आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको ड्राफ्ट करना होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। शेयर्स कैसे अलॉट किए जाते हैं, कैसे इशू होते हैं, अगर आपने ट्रांसफर करना है तो वो कैसे होंगे, कितने परसेंट शेयर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स रेलिवेंट टू लाइक ऑल द सेक्टर्स ऑफ द कंपनी। आपके मॉर्गेजेस और चार्जेस कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। ऑब्वियसली जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो दे गो फॉर दिस मॉर्गेज थिंग कि उन्होंने कुछ मॉर्गेज कराना होता है या चार्जेस जनरेट करने होते हैं। आपकी पूरी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी आपकी कंपनी की, वो सब पार्ट 7 में बताई गई है। ईच एंड एवरीथिंग कैसे आप कंपनी का सीईओ अपॉइंट करेंगे, कैसे कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होगा, लीगल एडवाइजर होगा, ऑडिटर होगा उसका, और आपके बोर्ड मेंबर्स होंगे, आपके डायरेक्टर्स होंगे, आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, सब चीजें ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड इन दिस। Part 8 is about already told you this thing, mediation, arbitration। अगर आपका obviously देखो when you are doing a business तो you try to avoid going to the courts because आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आपको कुछ इशू हो गया है तो आप ये ट्राई करेंगे कि वो बातचीत के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू, एंड it is also encouraged to do to resolve your issues outside the court when you are doing a business, because आपको फिर उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना और काम करना है। So it's not a good gesture कि आप उनके साथ उनको कोर्ट में ड्रैग करें और फिर उनके साथ काम करें। तो that's why this mediation and arbitration is a very good thing in business and corporate sector. So most of the companies prefer this thing. When I was in the corporate, so I used to do this thing कि अगर हमारा किसी कंपनी के साथ कुछ इशू आ गया, फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क को लेके, तो we try to resolve it by conducting meeting, और हम कुछ बीच का कुछ solution निकाल लेते हैं and not go to the courts, कुछ arrangement कर लेते हैं, कुछ reconstruction, something like this. Okay, and we have part 9, prevention of operation and mismanagement also। SCCP आपकी ये नहीं है कि बस आपने कंपनी बनाई और अब आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करते फिरें, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पेशली व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बिकॉज पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उस पर SCCP का बहुत स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस होता है। अगर कोई डायरेक्टर, उस कंपनी में कोई डायरेक्टर है और उसको लग रहा है कि इस कंपनी में कोई गलत काम हो रहा है, इस कंपनी में या फ्रॉड हो रहा है, या इस कंपनी में पैसे लेके उसको मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ 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 भी उसको लग रहा है कि कुछ इलीगल काम हो रहा है, या उसको लग रहा है कि उसके शेयर्स जो हैं उनके साथ कुछ छेड़खानी हो रही है, तो ही कैन सेपरेटली राइट इट टू द SCCP, और SCCP फिर उस सारे मैटर को जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। SCCP हैज दिस पावर। अगर कोई मिसमैनेजमेंट हो रही है, अगर आप रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, और SCCP को बात पता चल जाती है, बिकॉज आपकी एनुअल फाइलिंग्स होती हैं व्हेन यू ओपन अ कंपनी, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, तो आपकी एनुअल फाइलिंग्स जाती हैं SCCP के पास, जिसमें आपका सारा अपडेट होता है पूरे साल का। पार्ट 10 इज अबाउट वाइंडिंग अप। अगर आपने अपना बिजनेस या कंपनी वाइंड अप करनी है तो वो टेलिंग यू अबाउट ओके, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट ऑल द पार्ट्स, आई वाज एक्सप्लेनिंग अ बिट। ये सारे बहुत डिटेल में पार्ट्स हैं, सो यू ऑल कैन गो थ्रू इट। और उसके बाद आपका वाइंडिंग अप हो जाएगी। अगर आपने कंपनी वाइंड अप करनी है, सो यू कैन वाइंड अप दैट कंपनी। और अगर अनरजिस्टर्ड कंपनी है उसकी वाइंडिंग अप कैसे होगी, अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसकी वाइंडिंग अप कैसे होगी। वो कंपनीज जो कि एस्टेब्लिश्ड हैं आउटसाइड द पाकिस्तान, ये दिस इज द सेम थिंग जो मैं आपको बता रही थी फॉरेन कंपनीज का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट में कुछ स्केजुअल्स हैं, टेबल्स हैं, फॉर्म्स और कुछ जनरल रूल्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द characteristic of companies. Wait. Let me- Okay, so here we are. Okay, so let's start with the characteristic of various companies. Under the Companies Act, हमारे पास कुछ कंपनीज के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज होती हैं, सिंगल मेंबर कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी। अब ये कंपनीज क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, लाइक किस कंपनी को आप प्राइवेट कंपनी कहेंगे, और आपने अक्सर नाम सुना हुआ होगा डिफरेंट बिजनेसेस में जब आप जाते हैं तो उनके नाम होते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड, और कुछ कुछ में सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ होता है। सो बेसिकली जिनमें प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं,
और जिनमें सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ होता है वो पब्लिक कंपनीज होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस ये होता है, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं जब आप एक कंपनी खोलने जाते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आपको 2 मेंबर्स चाहिए एंड यू कैन स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सही है। उसमें आपका ये होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है बेसिकली वो एक सर्कल में कन्फाइंड होती है। यू कैन नॉट बाय और ट्रांसफर शेयर आउटसाइड ऑफ इट। ठीक है। यूजुअली जो आपके फैमिली बिजनेसेस होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, बिकॉज वो बाहर से पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। जो आपकी पब्लिक कंपनीज होती हैं उसमें आप अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हैं। सही है। तो आपके जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी से बाहर जा रहे हैं, और जब आपके शेयर्स कंपनी से बाहर जा रहे हैं इसका मतलब है कि अगर पब्लिक आपके शेयर्स खरीद रही है तो उस कंपनी में अब पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। सो देयर विल बी मोर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। पब्लिक लिमिटेड की रिक्वायर जो आपकी रेगुलेशंस होती हैं और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उसकी कंप्लाइंसेस होती हैं, वो बहुत ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू द ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। अभी जो लिमिटेड का वर्ड आ रहा है बेसिकली बार बार क्यों आ रहा है, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड का। अभी आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि बेसिकली ये क्या होता है। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है सिंगल मेंबर कंपनी का। द नेम इज वेरी क्लियर, सिंगल मेंबर कंपनी, मतलब इस कंपनी में एक ही इंडिविजुअल होगा जो उस कंपनी का सीईओ भी होगा, डायरेक्टर भी होगा और शेयर होल्डर भी होगा। वो बेसिकली जो आपके सोल प्रोप्राइटर लोग, जैसे कोई बंदे के पास शॉप है या कोई बंदा सिंगल कोई काम करना चाह रहा है, उसका छोटा सा सेटअप है और वो नहीं चाह रहा है कि वो किसी के साथ पार्टनरशिप करे, और वो अपना एक सिंप्लीफाइड सा स्ट्रक्चर है उसका बिजनेस का और वो उसको लीगलाइज वे में करना चाह रहा है, सो ही विल गो फॉर द सिंगल मेंबर कंपनी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंपनीज आती है लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी। अब ये क्या होता है, कुछ कंपनीज आपकी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी होते हैं। इसके लिए पहले जरूरी है कि आपको ये पता हो कि लिमिटेड का मीन्स क्या होता है और अनलिमिटेड का मीन्स क्या होता है। वैसे तो द वर्ड इज वेरी मच सॉरी द वर्ड इज वेरी मच क्लियर। लिमिटेड का बेसिकली जब आप लिमिटेड का वर्ड यूज कर रहे हैं इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। सही है। जब आप एक कंपनी खोल रहे हैं, आप उसमें पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें पैसा लग रहा है, क्या पता आपने कुछ दो लोगों से पैसा लिया भी हो, आपने उसमें डिफरेंट शेयर होल्डर्स रखे हैं। अब उस अब वो एक कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है और लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। अगर तो उसमें आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, सही है, आपने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर होल्डर्स आए, फॉर एग्जांपल ABCD। ए ने बोला है कि मैं 50,000 के शेयर्स खरीदूंगा, बी ने बोला है मैं भी 50,000 के खरीदूंगा, सी ने कहा मैं 25 के खरीदूंगा। डिफरेंट डिफरेंट शेयर आपने डिफरेंट लोगों में डिवाइड कर दिए। अब उन्होंने अपने अपने शेयर बता दिए आपको कि वो इतने इतने शेयर इस कंपनी में होल्ड करेंगे। ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो सारे शेयर्स एट द टाइम ऑफ जब कंपनी बन रही है उस टाइम पे कर दें। वो कुछ पे करेंगे और कुछ वो जब कंपनी बेसिकली जैसे जैसे कंपनी को जब जब जरूरत पड़ेगी तो कंपनी उनसे मांगेगी कि अब आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें और आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें। सो बेसिकली ये शेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है। सही है। और बेसिकली कॉन्सेप्ट शेयर्स का तब आता है जब आपको कंपनी वाइंड अप करनी होती है तो कंपनी के ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं। आपने एक जब बिजनेस कर रहे होते हैं आपने बहुत सारे लोगों से पैसों की लेन देन हुई भी होती है आपकी, आपने गवर्नमेंट से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होते हैं, आपने डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी से किए हुए होते हैं। आप अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने वहां पे कस्टम के साथ कुछ किया हुआ होगा, सेटिंग वगैरह। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर रनिंग अ कंपनी। तो आपके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं, आपके आपके एम्प्लॉइज होते हैं जिनको आपने पैसे देने होते हैं। आपके कुछ 100-200 एम्प्लॉइज हैं तो आपने उनको आप कंपनी वाइंड अप करें, दैट्स योर डिसीजन। आपके एम्प्लॉइज का उससे कोई लेना देना नहीं है। यू हैव टू गिव देम सैलरीज। सही है। और 100 तरीके के मिसलेनियस काम होते हैं। तो आपके पता जब आप कंपनी वाइंड अप कर रहे होते हैं तब आपके ऊपर लाइबिलिटी आती है। सही है। अगर आपने लोन लिए हुए हैं तो आप क्रेडिटर्स आ जाएंगे कि भाई हमारे पैसा वापस करो। तो उस टाइम पे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोलती है कि आप अपने अपने हिस्से के हमें जो जो आपने शेयर से वो आप हमें दें तो हमें कंपनी वाइंड अप करनी है। जो कंपनी लिमिटेड पर गारंटी होती है उसमें ये होता है कि उसमें शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उसमें एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हम बताते हैं कि हम इतने अमाउंट की गारंटी देते हैं। वो बेसिकली एक अमाउंट आपको बताते हैं कि हम इतने अमाउंट की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कंपनी खोल रहे हैं जो छोटे सेटअप पर है और उसका पेड अप कैपिटल कोई 5 लाख रुपए है। सही है। अब उसमें हमारे पास 5 लाख रुपए में से हमारे पास जो है ना वो 5 गारंटर बन गए और हर गारंटर ने 1-1 लाख रुपए की गारंटी ले ली। जो जो जब कंपनी बेसिकली जब बाइंड अप करनी होती है तब फिर उन गारंटर से जो है हम उनको आपने ये 1-1 लाख की गारंटी ली थी। बेसिकली ये लोग पैसे क्यों, अब आप लोग सोचोगे कि ये शेयर होल्डर्स और ये गारंटर्स मतलब ये क्यों पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्यों पैसे दे रहे हैं। तो बेसिकली होता है इसमें यह है
कि जब कंपनी का बिजनेस चल रहा होता है, जब कंपनी अपने फुल फ्लेज बिजनेस पर होती है, ठीक है, बिकॉज बिजनेस इज ऑलवेज अ रिस्क, सही है, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड मे बी आपका बिजनेस का आइडिया अच्छा ना हो। ओके, सो जो आपके ये शेयर होल्डर्स और गारंटर्स होते हैं, बेसिकली इनको जब कंपनी का बिजनेस चल रहा होता है तो तब ये कंपनी से प्रॉफिट ले रहे होते हैं, सही है, सो दे हैव बीन अर्निंग अ गुड हैंडसम अमाउंट व्हेन कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स, दैट्स व्हाई इनके ऊपर ये लाइबिलिटी आती है। पर हमारे पास अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसका मतलब ये है कि पहले पहले जब लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, और पहले आपने कंपनी खोलनी है, लोन्स लिए हुए क्रेडिटर से, बैंक से, बेसिकली बैंक ज्यादातर आपके लोन्स देख रहा होता है, और आप आपके पास ऐसे बैंक को वापस करने के लिए नहीं है, तो बैंक आपको आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी वो अटैच करवा देता है थ्रू कोर्ट, कैसे, अब ये हमें पे ऑफ करें, वापस करें। तो अगर आपकी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं होगी तो वो जो कंपनी के एसेट है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका ऑफिस है, आपने ऑफिस खरीदा था, आपके पास उस वक्त पैसे थे, आपने एक अच्छी जगह पे ऑफिस खरीदा था, जो कंपनी के एसेट है, कंपनी का वेयर हाउस है, कंपनी का कुछ स्टोरेज हाउस है, कोई कंपनी का कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है, कंपनी की गाड़ियां हैं, कंपनी के लैपटॉप्स हैं, जो 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 कंपनी के एसेट्स हैं, वो सब तो वो बेचेंगे बेचेंगे बैंक वाले, ठीक है। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड नहीं होगी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं होगी, तो वो आपके घर तक आ जाएंगे पर्सनल, ठीक है, जो 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 बंदा उस कंपनी के जो 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 कंपनी में शेयर होल्डर है, जो जो उसके पैसे प्रॉफिट खाता रहा है, जो उस कंपनी का, अगर तो सीईओ जो है वो कंपनी में अपॉइंट किया गया है, तब उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है इतनी। जो जो कंपनी के शेयर होल्डर है, जिनको कंपनी के प्रॉफिट जाते रहे, वो सारे लोगों से बैंक जाके रिकवर करेगा, और उनके पर्सनल एसेट्स भी अटैच करवा सकता है अगर आपकी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं है। सो बेसिकली अब आजकल मतलब ये अब अनलिमिटेड की तरफ कोई कंपनी नहीं जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि कंपनीज आर ऑलवेज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, मतलब एक कंपनी जब आप खोलते हैं तो एक डिफरेंट लीगल एंटिटी होती है, उस कंपनी का पीछे कौन ओनर है उससे ऑब्वियसली द एससीसीपी नोज कि इस कंपनी के पीछे, क्योंकि आपके एनुअल फाइलिंग्स जारी होती हैं जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि इसका अल्टीमेट, उसको हम यूबीओ बोलते हैं, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप, कि इस कंपनी का अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप कौन है, सही है। लेकिन हमारे पास एक कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट है। कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि कंपनी इटसेल्फ एक लीगल एंटिटी है, उसके पीछे उसको कौन चला रहा है इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अगर कंपनी ने कुछ खरीदी है या कंपनी के ऊपर कुछ केस है, तो वो कंपनी इटसेल्फ लीगल एंटिटी है, वो अपना केस जाके खुद लड़ेगी। ये नहीं है कि कंपनी के ऊपर है तो आप उसके ओनर को जाके जो है कोर्ट में खड़ा कर देंगे, नहीं। कंपनी कैन सेंड एनीवन ऑन इट्स बिहाफ, फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी में कोई लेबर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो आपकी कंपनी पे किसी ने जो है, आपकी कंपनी है और किसी लेबर ने आपके ऊपर कोई केस कर दिया कि भाई मेरी 3 महीने की सैलरी नहीं दी है, तो अब ये नहीं है कि जिस जिस बंदे ने कंपनी खोली है, जो उस कंपनी का सीईओ है, वो जाएगा कोर्ट में, आप उसको ड्रैग करेंगे, नो। द केस इज ऑन द कंपनी एंड कंपनी इटसेल्फ इज इट्स आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी, ठीक है। तो वो कंपनी के ऊपर केस है, वो उस बंदे के ऊपर केस नहीं जिसकी वो कंपनी है। कंपनी के प्रॉपर लोग होंगे, लेबर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन मैटर्स देख रहे होंगे, और कुछ लोग अपॉइंट कर देंगे, साइन करवाएंगे कि भाई दिस पर्सन, ये भी हमारे बिहाफ पे कोर्ट में जाएगा और ये हमारा केस फॉलो अप करेगा और ये हमारे कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो एनीवन कैन गो, जो कंपनी जिसको भी असाइन करती है। इस तरीके से ये एक सेपरेट, जो बीच में एक पर्दा डाला गया है बेसिकली, कि आपने कंपनी को एक सेपरेटली डील करना है। हाँ, वो केसेस जिसमें आपकी कुछ सीरियस करप्शन की एलिगेशंस हों, वो केसेस जिसमें एससीसीपी को लगे कि कुछ पैसों का बहुत बड़ा कोई कोई सीरियस कुछ मसला है, और या कंपनी किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उस केस में जो है ना, एससीसीपी इज अलाउड टू अपलिफ्ट दिस वेल। फिर वो इस कंपनी के बीच में जो पर्दा है, इन 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 वेरी स्पेसिफिक केसेस जो कि बहुत सीरियस केसेस होते हैं, उन केसेस में एससीसीपी हैज दिस पावर कि वो उस कंपनी और उस बंदे के बीच में जो पर्दा है उसको उठा के पीछे जाएंगे कि अच्छा भाई, इस कंपनी के पैसे किस किस के पास जाते हैं, कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं, कौन कौन पैसे खाता है, कंपनी किसने बनाई थी। बट इन नॉर्मल सिचुएशंस दे वोंट गो फॉर द
कि किस कंपनी का ओनर कौन है और क्या चल रहा है। रेगुलर नॉर्मल बिजनेस ओपिनियन they want to go for the owner. Okay, so this is the concept of limited or unlimited. Okay, so we have now. Okay, sorry. Okay, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड के डिफरेंसेस अलग अलग किए हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है। अच्छा, इसके जब आप एक्चुअली वर्क इन कॉर्पोरेट तो आपको ज्यादा आइडिया होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिससे आपकी कंपनी का आपको ख्याल रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपके जो शेयर होल्डर्स, जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं बेसिकली वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। उसमें आप 50 से ज्यादा शेयर होल्डर्स जो है वो नहीं रख सकते, मतलब 50 इज द लिमिट। अगर आपके शेयर होल्डर्स 51 हो गए तो फिर वो आपकी कंपनी ऑटोमेटिकली प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो देयर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑन, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो एक स्मॉल, बिग स्केल भी हो सकता है, बट प्राइवेट लिमिटेड यूजुअली स्मॉल स्केल कंपनीज होती हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में जो है वो मोर डिस्क्लोजर और कंप्लाइंसेस होती है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बिकॉज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा ले रही होती है, क्योंकि पब्लिक आपके शेयर्स खरीदी है तो ऑब्वियसली वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है, इसलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर SECP के स्ट्रिक्ट कंप्लाइंसेस होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड को फिर थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, जैसे उनकी एनुअल फाइलिंग्स में थोड़ा डिले हो गया तो इट्स ओके, बट पब्लिक लिमिटेड की फाइलिंग्स में डिले नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर हैवी फाइन्स होते हैं, ठीक है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, और हाँ पब्लिक लिमिटेड के पास ऑब्वियसली ये एक एक्सेस होता है कि वो कैपिटल मार्केट में जैसे स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स इन्वेस्ट कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट गो फॉर द स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन, सही है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो आराम से पैसे जो है वो अपना फंड रेज कर सकती है। अगर उसको अपनी कंपनी का कैपिटल बढ़ाना है तो वो अपने शेयर्स ऑफर करेगी पब्लिक को, पब्लिक कैन, कोई पब्लिक में से खरीदना चाहे तो दे हैव लाइक मोर ऑप्शंस टू इंक्रीज देयर शेयर कैपिटल। वेयर एज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, क्योंकि उसके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप अपने शेयर्स बाहर नहीं देते, तो ये उसमें आपने स्पेसिफिक डिफाइन किया हुआ होते हैं कि ये शेयर होल्डर्स होंगे, तो ये यूजुअली आपके जो होते हैं वो फैमिली में चल रहे होते हैं, फैमिली बिजनेसेस होते हैं यूजुअली आपके, लाइक इमीडिएट फैमिली है या फिर चाचा ताया मामा, इस तरीके का आपके फैमिली बिजनेस बेसिकली होते हैं वो आपके। तो उसमें आप बाहर से उसमें पैसे फंड रेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है एज कम्पेयर टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में यू कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपके लिमिटेड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो हमेशा एक कॉरपोरेशन होती है, वो कभी भी जो है वो किसी पार्टनरशिप पे या कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं हो सकता, सही है। वो हमेशा एक कॉरपोरेशन होगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सही है। और अगर आपने सुना होगा अक्सर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट का पैसा भी इन्वॉल्व होता है। So government can also invest in the public limited companies and not in the private limited companies. Private limited companies basically, the name itself says it's a private business. Say it. Okay, then we have this concept of listed and unlisted. What is this? This is public limited can be a listed company or unlisted company. अगर आप अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे आप रजिस्टर करवा रहे हैं अपनी कंपनी को, तो देन यू विल बी अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अगर दैट्स द ऑप्शन, मतलब मैंडेटरी नहीं है वो, एक बिजनेस का आपका माइंड होता है, अगर आपने करवाना है तो आप करवा लें, इट्स नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। अगर आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर करवा रहे हैं तो आप लिस्टेड कंपनी कहलाएंगे, और अगर आपने अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर नहीं कराया हुआ तो आप एक अनलिस्टेड कंपनी कहलाएंगे। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर लीगल स्टेटस, इट्स जस्ट योर बिजनेस डिसीजन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट गो फॉर स्टॉक एक्सचेंज। ओके, we have limited by guarantee और limited by shares। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले स्पेसिफिक बता चुकी हूँ कि लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब होता है, लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब होता है। लिमिटेड बाय शेयर्स वही कि आपकी कंपनी में जो ओनरशिप होगी वो शेयर्स के जरिए होगी,
सही है कि इसका इतना शेयर है और इसका इतना शेयर है और इसका इतना शेयर है, ये सारे मिलके ये कंपनी चला रहे हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी बेसिकली, जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर चैरिटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसमें लोग कोई आपकी गारंटी लेते हैं कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जब ये बाइंड अप होगी तो हम इसका पैसा देंगे, बेसिकली वो वेलफेयर काम होता है। तो ज्यादातर जो आपके क्लब्स, सोसाइटीज और चैरिटीज होती हैं नॉन प्रॉफिट, वो बेसिकली लिमिटेड बाय गारंटी वाले स्ट्रक्चर पे जाती हैं, एंड दे डोंट गो फॉर द लिमिटेड बाय शेयर्स, बिकॉज ऑब्वियसली उनको उनको प्रॉफिट नहीं अर्न करना होता, वो बिजनेस नहीं कर रहे होते, दे आर वर्किंग फॉर चैरिटी। पर उनको अपने आप को रजिस्टर भी कराना होता है, बिकॉज वो एक लीगलाइज वे में काम करना चाह रहे होते हैं, बिकॉज अगर उनके पास फंड्स आ रहे हैं तो उनको वो जस्टिफाई करना है कि हमारे पास ये फंड्स आ रहे हैं, तो इफ दे आर रजिस्टर्ड तो उनको ज्यादा आसानी होती है इन केस अगर उनसे उन पर इन्वेस्टिगेशन खुल जाए। तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उनके लिए मसला हो सकता है। तो इसलिए ज्यादातर जो नॉन प्रॉफिट और क्लब्स और चैरिटीज होती हैं वो लिमिटेड बाय गारंटी के स्ट्रक्चर पे जाती हैं, और जो आपके बिजनेसेस होते हैं जो प्रॉफिट के लिए अर्न कर रहे होते हैं वो यूजुअली लिमिटेड बाय शेयर्स के ऑप्शन पे जाते हैं, राइट। Okay, then we have unlimited companies and not for profit companies. Unlimited companies मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अनलिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं है उसकी वाइंडिंग अप के टाइम पे। अगर आपने क्रेडिट, अगर आपने पैसे लिए हुए हैं बैंक से या कोई क्रेडिटर से या किसी बिजनेस, किसी और बिजनेस एंटिटी से, तो आप लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो आप बाइंडिंग अप के टाइम पे वो आपकी पर्सनल एसेट्स भी अटैच कर सकते हैं, बिकॉज लिमिटेड कंपनी लिमिटेड नहीं है। सही है। एक लाइन ड्रॉ नहीं होगी, यू आर एन अनलिमिटेड कंपनी। इसके अपने पर्क्स भी होते हैं कि आप जो है एक आपके पास एक वास्ट ग्राउंड होता है टू प्ले योर बिजनेस, बट इसके कौन ज्यादा हैं, तो इसलिए लोग अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जाते अनलिमिटेड कंपनीज के ऊपर। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज आपकी, अभी मैंने बताया, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज आपकी वो होती हैं जो आपकी प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं कर रही होती हैं, जो आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे हमारे पास ईदी है, सैलानी है, छीपा है, जेडीसी है, ये सारी हमारे पास जो कंपनी जो काम कर रही हैं, बेसिकली ये सारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो दे रजिस्टर देयर सेल्फ विद द एससीसीपी। ये हमेशा पब्लिक कंपनीज होती हैं। पब्लिक कंपनीज बेसिकली हम इनको पब्लिक कंपनीज क्यों बनाते हैं, बिकॉज इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। बिकॉज आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस होते हैं वो आपकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, क्योंकि उस पर वो लोगों को लगता है कि उस पर कम चेक एंड बैलेंस होता है। बट इन रिसेंट डेज जब से हमारे पास ये सेटअप का इशू हुआ है, तब से हमारे जब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया था तब से बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग की और एससीसीपी ने बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लाइंसेस रख दी थी। तो उसके बाद से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो अब चैरिटी वर्क कर रही है, दे आर नॉट सो इजी टू गेट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। आपको पूरा प्रॉपर अपना सब चीजें बतानी होती हैं, डिक्लेयर करनी होती हैं, लोगों के नाम, सीएनआईसी, आपका एड्रेस, सब चीजें आपने डिक्लेयर करनी होती हैं, और आपके हर आने और जाने वाले पैसों पे चेक एंड बैलेंस होता है। आपका बैंक अकाउंट जो है वो ओपन होता है, एससीसीपी, एफबीआर कैन, दे कैन चेक इट। तो दिस बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। तो जब पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है तो यू कैन नॉट डिक्लेयर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सही है, वो ओपन होगा, उसकी चेक्स, उसके अकाउंट्स आपको शो कराने होंगे गवर्नमेंट को, रेगुलेटरी बॉडी को, व्हेन एवर दे आस्क फॉर इट। बस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज को एक लीनियंसी ये दी हुई होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपने अपने नाम के साथ जरूर ये लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ओपन अ कंपनी तो हफ्सा प्राइवेट लिमिटेड। सही है। और अगर मैं कोई एसएमसी खोल रही हूँ तो आई विल बी राइट हफ्सा एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। हमेशा आपके नाम के साथ जो भी आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर होगा वो लगेगा। अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड लगेगा। ठीक है। जैसे वी हैव नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी, इट्स ओनली लिमिटेड। तो इससे आप पहचान लेते हैं कि ये लिमिटेड कंपनी है, एसएमसी है या प्राइवेट है। जो आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, क्योंकि वो पब्लिक कंपनीज होती हैं, लेकिन उनको ये एक लीनियंसी दी हुई होती है कि आप अपने नामों के साथ लिमिटेड ना लगाएं, बिकॉज फिर वो एक बिजनेस का दिमाग में आ जाता है कि ये कुछ शायद प्रॉफिट अर्न करने के लिए नाम लगाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ईदी ऑर्गेनाइजेशन है, अब आप ईदी को ईदी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड नहीं कहेंगे, वो एक लगता है कि शायद बिजनेस कॉन्सेप्ट है। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को एक एक्सेप्शन ये होती है कि उनको अपने नाम के साथ लिमिटेड लगाने लगाने मतलब ना लगाने का ऑप्शन होता है कि आप नहीं लगाएं अपने नाम के साथ। यू कैन गो विद योर ऑर्गेनाइजेशन नेम ओनली, बट इट इज मैंडेटरी
for the public limited companies to write limited with their names, and with the private limited companies to write private limited with their names. It is the mandatory requirement of the law that you write this with your name, company name. ठीक है, और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सच कंपनीज आर यूजुअली लिमिटेड बाय गारंटीज। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ज्यादातर ये कंपनीज जो होती हैं वो लिमिटेड बाय गारंटीज होती हैं। कोई बंदा गारंटी ले लेता है इसकी कि अगर ये वाइंड अप होगी तो इतना पैसा इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। ओके, सिंगल मेंबर कंपनी ये बेसिकली आपका कुछ सालों से एसएससीपी ने आपको ये एक ऑप्शन दिया है दैट यू कैन गो फॉर अ सिंगल मेंबर कंपनी, क्योंकि बहुत सारे लोग सिंगल हैंडेडली बिजनेस कर रहे होते थे और वो रजिस्टर्ड नहीं होता था, बट वो क्योंकि रेवेन्यू तो कमा रहे थे तो उनके ऊपर टैक्स वगैरह सब चीजें कुछ भी नहीं लग रही थी। सो दे ऑफर दिस सिंगल मेंबर कंपनीज also to legalize to regularize the businesses, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस स्केल होते हैं जो कि सिंगल हैंडेड लोग चला रहे होते हैं। सो इन ऑर्डर टू रेगुलराइज ऑल द बिजनेसेस, सही है, तो दे हैव गिवन दिस सिंगल मेंबर कंपनी ऑप्शन कि आप अपनी एक सिंगल मेंबर कंपनी खोल सकते हैं जिसमें आपका खुद आप एक ओनर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी खोल रही हूँ तो हफ्सा इज द सीईओ, हफ्सा विल बी द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड हफ्सा कैन डू ऑल द थिंग्स, सही है। मैं ऑब्वियसली उसमें किसी को हायर कर सकती हूँ, मैं उसको ऑब्वियसली अगर मुझे बिजनेस का आइडिया नहीं है, मुझे सिर्फ बिजनेस का पता है, मुझे उसकी लीगल चीजों के बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो आई कैन हायर अ लॉयर ऑब्वियसली। वो आप उसमें फॉर्म्स के थ्रू यू कैन ऑलवेज हायर अकाउंटेंट और लॉयर, आप उनको लेकिन पे हायर करेंगे। वो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर या डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, ठीक है, वो आपकी पे पर होंगे। ये इजी टू मैनेज होती है इसका, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक सिंगल मेंबर कंपनी होती है तो ये छोटे बिजनेसेस के स्ट्रक्चर के लिए होती है, तो इसका कैपिटल भी छोटा होता है, मतलब 5-10 लाख रुपए के बिजनेस कैपिटल पे कंपनीज खड़ी हो जाती हैं। अगर आपने इसका स्कोप बढ़ाना है, आपने और लोगों को ऐड करना है, तो यू कैन कन्वर्ट योर सिंगल मेंबर कंपनी टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट योर कंपनी। इसमें आपके पास फ्रीडम होती है। अच्छा, इसमें आपके पास नॉमिनेशन ऑफ वन ट्रस्टी, बेसिकली क्या होता है कि इसका एक फायदा ये होता है कि पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा सिंगल हैंडली सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस कर रहा है, अगर खुदा ना खासा उस बंदे को कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है लीगली चीजें उसके लीगल हेयर्स में डिवाइड हो जाती है, फिर मसले होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, सारे बच्चे जो आपस में लड़ने लग जाते हैं कि भाई ये तो हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। जो जिनसे पैसे कर्ज लिए वो होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, वो अपना आ जाते हैं कि भाई हमसे इसने इतना इतना कर्ज लिया था, ये वापस करो, तो एक केओस हो जाता है। सिंगल मेंबर कंपनी में बेसिकली आपको एक कंपनी का स्ट्रक्चर दे दिया कि जो कंपनी के एसेट होंगे, अगर फॉर एग्जांपल ओनर को, जिस बंदे ने वो कंपनी खोली है, कुछ हो भी जाता है, तो बेसिकली जब आप कंपनी खुलवा रहे होते हैं तो उस टाइम पे ही ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है। तो जब आप कंपनी खुलवा रहे होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप अपनी कंपनी के लिए आप अपना एक नॉमिनी, एक ट्रस्टी नॉमिनेट करें। आप अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी अपना एक ट्रस्टी नॉमिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर, फादर, बहन, भाई, इमीडिएट फैमिली में से, या आपका बेटा बेटी, या आपकी मे बी वाइफ, ठीक है, आप किसी को अपना ट्रस्टी बना देते हैं जो एसएससीपी के पास रिकॉर्ड में होता है कि ये बंदा का ट्रस्टी है। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके बाद से वही बंदा डिसीजन मेकिंग लेगा। उसके बाद में वो क्योस नहीं होगा कि अब्बा देखेंगे, अम्मा देखेंगी, भाई बोल रहे हैं मैं देखूंगा, बहन बोल रही है। एक क्योस से बचने के लिए कि एक बिजनेस इंटैक्ट रहे, कि उसका बिजनेस जो है वो वैसे चलता रहे, उसने जिसको ट्रस्टी बनाया है वो अब डिसीजन लेगा उस बिजनेस के। सो द बिजनेस वॉन्ट अफेक्ट बाय द डेथ ऑफ दैट मेंबर जिसने वो कंपनी खोली थी। ऑब्वियसली आपकी सिंगल मेंबर कंपनी होती है तो आपके पास फ्रीडम होता है डिसीजन लेने का, आपको किसी से पूछना नहीं है, आपको डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं बुलानी, आपको एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करनी कि आप फैसला नहीं कर सकते। जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसमें आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर आपको मेजर डिसीजन कंपनी का लेने जा रहे हैं तो आपको शेयर होल्डर्स से और कंपनी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से आपने उनका कंसेंट लेना होता है कि आप ये काम करने जा रहे हैं। यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग। अगर आपकी कंपनी में किसी का 50% से ज्यादा शेयर होल्डर है तो उनके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं। अभी ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन यू स्टडी द कंपनीज एक्ट, कि वोटिंग राइट कैसे मिलते हैं और शेयर कैसे ट्रांसफर होते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर होता है। ओके, सो वी हैव दिस अनदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स हैं कंपनीज की। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बेसिकली जिसको आप आम जबान में पार्टनरशिप भी कहते हैं। बेसिकली पार्टनरशिप जो हमारे पास होती है, ओके, वी हैव दिस टू वे, ठीक है। पार्टनरशिप जो है, जो पहले जब तक एससीसीपी ने पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी
एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है, आपके पास कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन है, फॉर एग्जांपल यू टेक द एग्जांपल ऑफ लॉयर्स, हम कोई 4-5 लॉयर्स हैं और हम एक फर्म बना रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। हमने एक एसोसिएशन खोलनी है, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस पर्पस के लिए हो, वो किसी भी काम के लिए भी हो सकती है। हम कोई जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, या हम कोई एसोसिएशन बना रहे हैं, हो सकता है कि वो फॉर हम किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए खोल रहे हैं, हो सकता है कि हमको साइंटिफिक सोसाइटी, कुछ 3-4-5-6 टीचर्स हैं, वो मिलके एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं कि वो काम करेंगे उसके थ्रू, कोई ज्वाइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, 2 और 2 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग 3-4 लोग मिलकर सोसाइटीज ओपन करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं अभी। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आता है। यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद एससीसीपी, ताकि आपका जो भी सारा काम हो वो लीगलाइज मैनर में और रेगुलराइज हो। तो ये आपके जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कॉन्सेप्ट है। ये भी आप एसएससीपी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, देन यू गेट द सर्टिफिकेट और लाइसेंस कि आप अपना ही काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, आई गेस आई फॉरगॉट टू, यस आई फॉरगॉट टू ऐड दैट इन द स्लाइड्स। तो मुझे अभी आप लोगों को बताते बताते याद आया है, विच इज पार्टनरशिप। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट लॉ का, पार्टनरशिप। बेसिकली पार्टनरशिप ही होती है, जो आपके पास बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि 2 लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं, 2 और 2 से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारे पास उसके दो दो रास्ते हैं। एक तो ये कि आपकी पार्टनरशिप जो है, अगर आप हमारे पास हर प्रोविंस में एक रजिस्ट्रार होता है, जिसको रजिस्ट्रार और फर्म्स या सोसाइटीज बोला जाता है, सही है। आप अपने अपने रिस्पेक्टिव, अगर आपको पार्टनरशिप खोलना है तो आप एक पार्टनरशिप डीड अपनी ड्राफ्ट करेंगे, चार जितने भी इसमें लोग हैं, 2 या 4, उनके सबके किस किस के क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं, कितना कितना प्रॉफिट डिवाइड होगा, किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, जो भी सारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपने ड्राफ्ट किया वो आप जाके रजिस्टर करवाते हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स, सही है। तो उसके पास आप जाकर रजिस्टर करवाते हो, तो आपकी एक पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपकी वो पार्टनरशिप डीड रजिस्टर हो जाती है, और अब आप लीगलाइज हो गई आपकी पार्टनरशिप। इसी तरीके से एक हमारे पास रास्ता होता है कि आप अपनी पार्टनरशिप एससीसीपी के थ्रू करवा सकते हैं। बेसिकली एससीसीपी ने कॉन्सेप्ट निकाला है एलएलपी का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये एलएलपी, इसके नाम में पता चल रहा है आप लोगों को, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो आपकी पार्टनरशिप आप सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास आके करवाते हैं, वो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, वो आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप है। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी से लेके पैसा खाया हुआ है, तो वो आपके घर तक आके वो उसको अटैच करवा के आपके ऊपर लाइक केस फाइल करके रिकवरी का, वो आपका घर भी अटैच करवा सकते हैं, आपकी पर्सनल बिलोंगिंग भी, कि इससे मेरे ये पैसे दिए हैं। अब अगर आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है, पार्टनरशिप में लॉस हो रहा है, तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब उसको पे करेंगे। यू आर नॉट योर लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड। तो एसएससीपी ने उस बिजनेस सेटअप को सेव करने के लिए एक ऑप्शन दिया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, जिसको हम एलएलपी बोलते हैं। कि आप अपनी पार्टनरशिप अगर आईसीसीपी के थ्रू रजिस्टर करवाएंगे, तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होगी, उसमें एक लिमिट होगी कि इस हद तक पार्टनर की लिमिट है, इसके बाद जो है उसका बिजनेस उसका जो स्ट्रक्चर है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पर है। आप उसके घर की चीजें बेच के, आप उसकी पर्सनल एसेट्स बेच के, उसकी पर्सनल गाड़ी बेच के, उसके पर्सनल घर वालों के एसेट्स बेच के आप उसका जो है ना वो अपना अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली एक सेफ जोन दिया है बिजनेस करने के लिए फॉर पार्टनरशिप। तो ये एक चीज थी जो स्लाइड में मिसिंग थी, तो मैंने आपको सोचा बता दूं। तो वी आर डन विद द बेसिक, कौन कौन से हमारे पास कंपनीज होती हैं, कंपनी से कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंपनीज एक्ट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। अब मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया कि कॉर्पोरेट लॉ जो है वो सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं है, हाँ, बट कंपनीज एक्ट इज अ मदर एक्ट, सही है। इट्स अ मदर एक्ट। every company needs to be registered under the companies act of 2017 with the SECP। ये तो आपने करवाना ही करवाना है। इसके अलावा बहुत सारे और लॉज होते हैं जो एक कंपनी पे लग रहे होते हैं, जो एक कंपनी पे एप्लीकेबल हो रहे होते हैं, जिसकी कंप्लाइंसेस उन कंपनीज को करनी पड़ती है। ये एक एक उसका मेजर पार्ट है कंपनीज एक्ट का। ये बेसिकली ये मेजर पार्ट इसलिए क्योंकि ये कंपनी बताती है कि कंपनी कैसे स्टार्ट होगी, कंपनी के कौन कौन लोग कैसे कैसे काम करेंगे, कैसे अपॉइंटमेंट्स होंगे, कैसे शेयर ट्रांसफर होंगे, कैसे आप मॉर्टगेज करेंगे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। यू कैन से इट्स अ बाइबल ऑफ कंपनीज, ठीक है, द कंपनीज एक्ट। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड इट अंटिल, अगर आप वाइंडिंग अप की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ और मेजर लॉज हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में डिफरेंट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, डिफरेंट कंपनीज उनको यूज करती हैं, विच आर ओके, हियर वी आर।
We have some major laws applicable in corporation Pakistan, which is Securities Act. Securities, basically Securities Act ये आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए होता है। वो कंपनीज जो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करवाती हैं, सिक्योरिटीज बेसिकली मींस द शेयर्स, शेयर्स की बात हो रही है, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्ट। तो ये आपका गवर्न करता है लॉ, आपके कैसे इश्यूएंस होगी, ट्रेडिंग कैसे करेंगे आप, सब चीजें, ठीक है। इसके की प्रोविजंस क्या है, रेगुलेशंस फॉर पब्लिक ऑफरिंग, मैं आपको बताया कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए होता है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, आपने अपने लिस्टेड कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने डिस्क्लोजर दें। डिस्क्लोजर मीन्स कि आप छुपा नहीं सकते कि आपकी कंपनी का ओनर कौन है, डायरेक्टर कौन है, शेयर होल्डर कौन है, आपने सब पब्लिकली बतानी है, डिस्क्लोज करना है। मेजर्स टू प्रिवेंट मार्केट मैनिपुलेशन एंड इनसाइड ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज एक्ट के थ्रू ऑब्वियसली जब आपकी ट्रेडिंग हो रही है, शेयर्स यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो मार्केट मैनिपुलेशन भी होती है, तो द सिक्योरिटी एक्ट आल्सो गवर्न दैट थिंग। उसके अलावा उसमें आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं कि जब आप सिक्योरिटी मार्केट में आते हैं तो आपकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अभी मैंने आपको पार्टनरशिप एक्ट का बताया कि आप अपनी पार्टनरशिप अगर थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के थ्रू रजिस्टर करवा रहे हैं तो वो गवर्न करेगी बाय द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। और अगर आप एससीसीपी में अपना करवा रहे हैं तो फिर एससीसीपी में अगर आप करवा रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन तो एससीसीपी के पास ही होगी, पर उसकी जो कुछ बेसिक्स है वो पार्टनरशिप एक्ट ही गवर्न करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जो कि पार्टनरशिप को डील्स करता है कि पार्टनरशिप, जो नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस है वो कैसे चलेगा। तो क्योंकि इस एक्ट में आपकी राइट और ड्यूटीज दिए हुए होते हैं पार्टनर्स के, उसकी फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन है। बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन है वहां पे हमारे पास दो रास्ते आ जाते हैं, मैंने आपको बताया। या तो आप कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज ऑफ फर्म के थ्रू रजिस्टर करवा लें, या फिर आप एसएससीपी के थ्रू रजिस्टर करवा लें, बट बाकी लॉ एज इट इज आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। राइट और ड्यूटीज आपकी वैसे ही होंगी आपकी। अगर आपने उसको डिसॉल्व करना है पार्टनरशिप तो वो कैसे होगा, उसका सेटलमेंट अकाउंट कैसे होगा, ये सब कुछ पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है। ओके, फिर हमारे पास एक और है जो कि हमारे पास, अभी मैं आपको बताया कि हमारे पास अभी कॉन्सेप्ट आया एलएलपी का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, तो हमारे पास इसका भी पूरा एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। अगर आप अपनी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में करवा रहे हैं तो फिर इट्स बेसिकली इसके बहुत सारे प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये एक पार्ट है तो बिजनेस की पार्टनरशिप है ना, तो इसके बहुत सारे प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम है। बट अगर आप सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार के थ्रू करवाते हैं तो आपके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एप्लीकेबल होगा। और अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करवाते हैं थ्रू एससीसीपी तो आपके ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2017 एप्लीकेबल होगा। उसमें पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैसे ऑपरेशन होगा, कैसे आप गवर्न करेंगे, क्या क्या कंप्लाइंसेस आपने करनी है, सब चीज़ें, कौन कौन से फॉर्म जाएंगे, कैसे जाएंगे, पार्टनरशिप जो पार्टनर्स हैं आपने उनके सीएनआईसी देने हैं, आपने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, आपने वो रजिस्टर करवाना, सब चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। सही, देन वी हैव कंपटीशन एक्ट। बेसिकली कंपटीशन एक्ट जो है, जैसे हमारे पास ट्रेडमार्क एक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, इस तरीके से हमारे पास कंपटीशन एक्ट होता है कि मार्केट में जो कंपटीशन है उसको फेयर रखने के लिए, कि कोई भी कंपनी जो है वो अनफेयर उस पे ना जाए प्रैक्टिसेस के ऊपर, जस्ट टू कि आपका जो कंपटीशन मार्केट में चल रहा है वो फेयर कंपटीशन हो, आप अपनी पावर का अब्यूज ना कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, सही है, आपकी कुछ काम एक इंडस्ट्री है और उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने ये काम नहीं करना है, सही है। और आप देखते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में एक कंपनी है जो वो काम कर रही है, तो देन यू रेज दिस क्वेश्चन कि ये जो काम लीगली बैन है तो हाउ दिस कंपनी कैन डू दिस, तो ये अनफेयर कंपटीशन कर रही है कंपनी, सो यू कैन फाइल अ कंप्लेंट टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि व्हेन इट इज नॉट अलाउड लीगली, जब हम में से कोई नहीं कर रहा तो हाउ दिस कंपनी इज गोइंग फॉर दिस थिंग। क्योंकि देखें, बिजनेस में ऑब्वियसली बिजनेस होता है तो आपको कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन को करने के लिए लोग अनफेयर मीन्स की तरफ भी जाते हैं। तो just to minimize the unfair practices in business, we have this competition act of 2010, जिसमें वो प्रोहिबिट करता है, आपको रेगुलराइज करता है कि आप इस तरीके के काम ना करें जो कि बिजनेस रेगुलेशंस और रूल्स के अगेंस्ट हैं। उसके अलावा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रूल्स एक्ट है, रेगुलेशंस एक्ट 1947 का, जो हमारे पास पूरा एक सेक्टर है फॉरेन एक्सचेंज का,
जो हमारे पास ये एक्सचेंज कंपनीज होती हैं, जो करेंसी एक्सचेंज कंपनीज होती हैं, इनको पूरा रेगुलराइज करने के लिए हमारे पास ये है, जिसको हम फेरा फेरा एक्ट बोलते हैं। और ये ऑल्सो इट ऑल्सो रेगुलराइज कुछ लोग, आपने, I don't know you guys are aware of this, we have this illegal smuggling of dollars and euros जो हमारे पास आ रहे होते हैं, कुछ लोग अपने पास लेके इलीगल कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो भी इसके अंडर डील होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर, कि यू आर नॉट अलाउड कि आप इतने सारे अमाउंट लेके जो है ना, आप बेसिकली वो हवाला हुंडी का एक कॉन्सेप्ट होता है।